दोस्तों, उत्तराखंड गुरु में आपका स्वागत है। भारत के उत्तराखंड राज्य में मौजूद रानीखेत एक खूबसूरत पहाड़ी जगह है। प्रकृति से रूबरू होने के लिए रानीखेत सबसे अच्छा स्थान है। जहाँ के देवदार और चीड़ के पेड़ इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। अगर आप शहरी जीवन की भागदौड़ से कुछ दूर प्रकृति में एक अच्छा समय बिताना चाहते हैं तो आज ही रानीखेत घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। चारों तरफ पहाड़ और हरियाली आपको मन खुश कर देगी। पौराणिक कथाओं के आधार पर हम रानीखेत का इतिहास देखें तो ऐसा कहा जाता है कि इस हिल स्टेशन की खोज राजा सुखरदेव की पत्नी रानी पद्मिनी द्वारा की गई थी। एक बार रानी यहाँ से गुजर रही थी। उस दौरान उन्होंने रानीखेत की खूबसूरती से इतना प्यार हुआ कि उन्होंने राजा से यहाँ ठहरने की बात कह डाली। रानी की बात मानकर राजा ने यहाँ रुकने का फैसला किया और इस जगह का नाम रानीखेत रख दिया। रानीखेत कैसे पहुंचे? अगर आप हवाई मार्ग से रानीखेत आने का प्लान कर रहे हैं तो रानीखेत का पास का जो हवाई अड्डा रहेगा वो रहेगा पंतनगर, और यह रानीखेत से 119 किलोमीटर की दूरी पर है। पंतनगर हवाई अड्डा कई शहरों और कस्बों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। रानीखेत से पर्यटक हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए टैक्सी या कैब ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन से रानीखेत आने का प्लान कर रहे हैं तो नियर बाई जो रेलवे स्टेशन रहेगा वो रहेगा काठगोदाम, जो रानीखेत से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से रानीखेत पहुंचने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप टैक्सी की मदद ले सकते हैं। सड़क मार्ग से अगर आप आना चाहते हैं तो सड़क रानीखेत से अच्छी तरह जुड़ी हुई है। कोई भी कार, बस या बाइक आसानी से आपको रानीखेत तक पहुंचा सकती है। रानीखेत देहरादून से 318 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 360 से 370 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रानीखेत की दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार और चंडीगढ़ जैसे शहरों से काफी अच्छी कनेक्टिविटी है। अगर आप रानीखेत पहुंच गए हैं तो रानीखेत फिर कहां ठहरें, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो इसी में हम आपको बता दें कि रानीखेत में पर्यटकों के रहने के लिए काफी सारे विकल्प मौजूद हैं। रानीखेत में सबसे अच्छी सुविधाओं के साथ साथ बजट फ्रेंडली सुविधाएं वाले जो गेस्ट हाउसेस होते हैं मौजूद हैं। आपको यहाँ शानदार होटल, रिसोर्ट्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। कैंपिंग स्टे और सरकारी गेस्ट हाउस KMVN की सुविधा भी आपको रानीखेत में उपलब्ध है। इसके अलावा रानीखेत के मेन मार्केट और मेन रोड में ही आपको अलका होटल, मून होटल, टूरिस्ट होटल, कुछ इस तरह के होटल्स मिल जाएंगे और जिनका चार्ज आपको लगभग 1000 रुपए से लेके 2500 रुपए के बीच में पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप रानीखेत पहुंच गए हैं, आपने स्टे कर लिया, अब एक क्वेश्चन आता है कि आपको रानीखेत आके कौन कौन से जो प्लेसेस हैं वो अपनी लिस्ट में रखनी चाहिए या आपको विजिट करने ही हैं। तो मैं आपके सामने लाया हूं कुछ ऐसे प्लेसेस जो आपको अपनी लिस्ट में रखने चाहिए और आप इनको इग्नोर ना करें। इस लिस्ट में पहला नाम आता है झूला देवी टेम्पल। झूला देवी मंदिर रानीखेत के एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में किया गया था। कहा जाता है कि यह मंदिर आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी पास के जंगल में रहने वाले जो घातक जानवर होते हैं उनसे रक्षा करता है। और इस मंदिर के बारे में मान्यता यह भी है कि सच्चे मन से अगर माता से कुछ आप मांगते हैं तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है। यदि आप रानीखेत में हैं तो इतने प्राचीन मंदिर को देखना और देवी माँ के दर्शन करना न भूलें। आप मॉर्निंग से इवनिंग तक कभी भी वहां पर जा सकते हैं। दूसरा आता है गोल्फ कोर्स रानीखेत। एशिया के सबसे ऊंचे गोल्फ कोर्स में एक रानीखेत में है और यह गोल्फ कोर्स ग्राउंड जो बताया जाता है गुलमर्ग के बाद एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है। यही कारण है कि विदेशी पर्यटकों को यहाँ पर बहुत पसंद ये जगह आती है। यहाँ की हरी भरी घास और शांत वातावरण में गोल्फ खेलना पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गोल्फ मैदान की देखरेख का जिम्मा कुमाऊं रेजिमेंट का है। मॉर्निंग से इवनिंग तक आप यहाँ पर घूम सकते हैं। अगर आप रानीखेत में हैं और आपने वहां पर जाकर कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं पढ़ा तो रानीखेत जाना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो हमारा तीसरा जो पॉइंट बनता है वो बनता है कुमाऊं रेजिमेंट संग्रहालय रानीखेत। म्यूजियम है जिसे आपको जरूर विजिट करना चाहिए। संग्रहालय देखने वालों के लिए भी रानीखेत में बहुत कुछ है। यहाँ भारतीय सेना के कुछ जो रेजिमेंट से रिलेटेड और कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा बनाया गया एक संग्रहालय है जिसमें 1970 में जिसे निर्मित किया गया था। और इस म्यूजियम में आपको प्रथम विश्व युद्ध की याद दिलाने वाली कई कृतियां मौजूद मिलेंगी। इसके अलावा कारगिल से रिलेटेड भी आपको कई तथ्य वहां पर मिलेंगे। इस संग्रहालय में घूमने के लिए सभी को आना चाहिए।
और यहाँ की तस्वीरें आपको इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी देती हैं। वहीं बच्चे जो हैं वो सेना और युद्ध के बारे में जानकर अपने देश के लिए बड़ा गौरव महसूस करते हैं। आप मॉर्निंग से इवनिंग जा सकते हैं, लेकिन बीच का कुछ समय इसमें बंद रहता है, जो आप जिसे आप थोड़ा-सा देखते हुए चलें और पहले से एक एडवांस इन्फॉर्मेशन लेते हुए चलें। इसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चौथा आता है हैड़ा खान बाबा जी का मंदिर। यदि आप रानीखेत में किसी धार्मिक स्थल की योजना बना रहे हैं, तो हैड़ा खान बाबा जी का मंदिर आपके लिए सर्वोत्तम स्थानों में से एक होगा। इस मंदिर का निर्माण बाबा हैड़ा खान ने कराया था और इसी के नाम पर इस मंदिर को हैड़ा खान बाबा का मंदिर कहते हैं। इससे आपको हिमालय के दर्शन भी हो सकते हैं। मॉर्निंग से इवनिंग आप कभी भी इस मंदिर में जा सकते हैं। लास्ट जो मैंने पॉइंट रखा है वो रखा है बिनसर महादेव मंदिर। यह मंदिर रानीखेत में नहीं है, यह रानीखेत से थोड़ा सा दूर जरूर है। लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर समुद्र तल से 2480 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिनसर महादेव का एक मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत सुंदर पर्यटक स्थल है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इसका निर्माण 10वीं सदी में राजा पिथु ने करवाया था। राजा पिथु ने यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित किया था और उनको मूर्त रूप देकर मंदिर में विराजमान कर दिया, जिन्हें विंध्येश्वर के नाम से पूजा जाता है। भगवान शिव के साथ साथ भगवान गणेश, देवी गौरी व अन्य देवी देवताओं की मूर्ति भी आपको मंदिर में देखने को मिलेगी। इन 5 पॉइंट्स के अलावा आपके पास कुछ और पॉइंट्स बचते हैं। इनको आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं, परंतु मैंने इसके बारे में ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया नहीं है। अगर आप कमेंट देंगे तो शायद मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने ले आऊँगा, जिसमें पहला पॉइंट है चौबटिया गार्डन। दूसरा है भालू डैम। भालू डैम मानव निर्मित एक सुंदर झील है, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। थर्ड पॉइंट में रखूंगा रानी झील। 2006 में ये विकसित हुई है और यहाँ पर ज़्यादातर पर्यटक अब आने लगे हैं और दिन में 1000 से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर सैर सपाटे के लिए आते हैं। आई लव रानीखेत का बोर्ड आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा और पास में आपको फ्लाइंग फॉक्स, बर्मा ब्रिज और वाटर रोलर देखने को मिलता है और सभी एक्टिविटीज़ का जो कॉस्ट होता है लगभग 150 रुपये के आसपास पड़ जाता है। अगर आप यहाँ पर नाव चलाना चाहते हैं तो 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का शुल्क इसका वहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा कालका टेम्पल, ये भी एक नियर बाई प्लेस है रानीखेत के पास में। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, कुछ ऑप्शनल प्लेसेस भी मैंने आपको इसमें बताए हैं। अगर आपको समय रहे तो ज़रूर इनको प्लान कीजिए, लेकिन मैंने जो 5 स्पॉट्स आपको बताए हैं इनको आप ज़रूर घूमें। अगर आप रानीखेत आने का प्लान कर रहे हैं तो रानीखेत के मौसम के साथ साथ आप इन प्लेसेस को देखना न भूलें। इसके बाद जो एक बोनस पॉइंट मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप हल्द्वानी से रानीखेत आने का प्लान कर रहे हैं तो रास्ते में खैरना ब्रिज और कैंची धाम दोनों स्पॉट्स को आप रास्ते में कवर करते हुए आएँ। ये 2 स्पॉट्स हैं, इनको भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। और अभी काफ़ी मान्यता है, जैसे कैंची मंदिर आप देखते आ रहे हैं, हालांकि इसके लिए हम एक सेपरेट एपिसोड लाने वाले हैं। फिर भी आप अपनी लिस्ट में इसको अपने रास्ते पे ही और अपने ट्रिप में ही कवर कर सकते हैं। हल्द्वानी टू रानीखेत के बीच में आपको ये दोनों स्पॉट पड़ेंगे। साथ ही अब हम बात करते हैं रानीखेत के मेन मार्केट में अगर आप हैं तो आप शॉपिंग क्या करें। सदर बाजार सबसे फेमस मार्केट के बीच में एक बाजार पड़ती है, उसे कहते हैं हम सदर बाजार। सदर बाजार के अलावा रानीखेत का पूरा एक मार्केट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
इसके अलावा आशियाना पार्क और जो रानीखेत के अंदर ही आपको सोमनाथ ग्राउंड भी मिलेगा। सोमनाथ ग्राउंड मेजर सोमनाथ शर्मा के जो हमारे पहले परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पर ये बनाया गया था, तो इसको भी आप जरूर विजिट करें। लेकिन ये रानीखेत के अंदर के स्पॉट्स हैं तो आप इन्हें एनीवेज घूम ही लेंगे। लेकिन जो मैंने अपनी लिस्ट में आपको बताए हैं टॉप 5 प्लेसेस, आप वो देखना न भूलें। आशा करता हूँ आपको ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं गैदर करके लाया हूँ आपको ये पसंद आई होगी और आप जल्दी रानीखेत घूमने का प्लान करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन है जिसके मैं आंसर दे सकता हूँ तो आप अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन बता पाऊँ और आपको वो इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहे। इसी के साथ आज का एपिसोड हम खत्म करने जा रहे हैं, आज समाप्ति करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं, फिर हम किसी ट्रिप की बात करेंगे या फिर हम अपने उत्तरांचल की कोई संस्कृति लेके आपके सामने आएंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड।